रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाबिज मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, अपने चैनल के माध्यम से मैं आप लोग को हर रोज़ एक नई क्राइम की कहानी सुनाता हूं और इसमें ऑलमोस्ट हमारे 560 एपिसोड इस चैनल पे हो गए। और जो लोग मेरे साथ में शुरुआत से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि मेरा एक दूसरा चैनल था जिसमें लगभग मैंने 550 प्लस एपिसोड सुनाए थे। 1 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर थे। तो टोटल अगर हम लोग देखें तो 1000 प्लस एपिसोड मैं भी कवर कर चुका हूँ। और इस बीच में मैंने कुछ ऐसी क्राइम की कहानियाँ सुनाई हैं जिसको सुनाने के बाद में मन भर गया और इंसानियत कुछ इस तरीके से शर्मसार की गई उन घटनाओं के अंदर कि कहीं ना कहीं कहानी सुनाने को भी मन नहीं हुआ। जो घटना आज की मैं आप लोग को सुनाऊंगा वो घटना जब आप लोग सुनेंगे उसके बाद में आप लोग कई चीज़ों पर सोचेंगे। आप लोग सोचेंगे कि शिक्षा कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो दुनिया की शिक्षा हो, चाहे आपका जो भी रिलीजन हो उस रिलीजन की शिक्षा हो, क्योंकि शिक्षा आप लोग को एक बेहतर इंसान बनाती है। दोस्तों, बात करें अगर आज की घटना की तो आज की घटना सिलसिलेवार तरीके से सुनाऊंगा। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर कर अपना प्यार, अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा। और एक नया चैनल जो कि मैंने बनाया था और मैंने आप लोगों से कहा था, वादा किया था, प्रॉमिस किया था बहुत पहले ही। हालांकि कई बार मैंने इस बीच में चैनल बनाए लेकिन टाइम की वजह से या फिर कुछ और वजह से वो चैनल मुझे छोड़ना पड़े। लेकिन अब फाइनली मैंने डिसाइड किया है कि मैं उस चैनल पर काम करूंगा जिसमें मैं आपको जो कहानी सुनाऊंगा वो अवैध संबंधों से बहुत हटके होगी। और कल के दिन मैंने आप लोग को उस पर जो साल 2012 के अंदर निर्भया कांड हुआ था दिल्ली का, उस पर बहुत डिटेल में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा। लेकिन आज एक और वीडियो मैंने शूट किया है जो रात 8 बजे अपलोड हो गया होगा। तो दोनों वीडियो का लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके दोनों वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। बात करें अगर आज की कहानी की तो आज की कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। और उत्तर प्रदेश का एक शहर, बहुत ही जाना माना शहर जिसको हम लोग कानपुर के नाम से जानते हैं। और इसी कानपुर में एक इलाका लगता है, एक गांव लगता है बिल्हौर। और ये जो बिल्हौर इलाका है यहाँ पर एक मुस्लिम, एक जो मेजॉरिटी वाला इलाका बोल सकते हैं, क्योंकि इस इलाके में ज़्यादातर जो लोग हैं ये मुस्लिम लोग हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे एक्चुअल में कहानी का ही रीज़न है। क्योंकि दोस्तों इस समय रमज़ान का महीना चल रहा है और रमज़ान के महीने में अगर आप देखेंगे तो हर मुसलमान रोज़ा रखता है, नमाज़ पढ़ता है, अच्छे काम करने की कोशिश करता है, क्या ताकि उसने जो बुरे काम किए हैं उससे माफ़ी मिल सके और वो अच्छे काम कर सके, अच्छा बेहतर इंसान बन सके। और रमज़ान का मतलब भी यही होता है। लेकिन इसी बिल्हौर में एक परिवार, चूँकि शाम का वक्त था, रोज़े का वक्त हो चुका था, दस्तरखान लग चुका था, खाना लग चुका था, परिवार वाले बस अजान का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन इसी परिवार का एक बेटा जिसकी उम्र महज 13 साल के आसपास है, वो जिम के लिए निकला था तकरीबन 5:30 बजे के आसपास। क्योंकि वैसे तो वो सुबह में जिम जाता था, लेकिन जब से रमज़ान का महीना चालू हुआ था तो उसने जिम शाम के 5 बजे के आसपास जाना शुरू कर दिया था। उसने सोचा था कि जिम करूंगा, जिम करके आऊँगा, थका हारा होऊंगा, तुरंत खाना मिल जाएगा तो सारी चीज़ें एक्यूरेट हो जाएंगी। क्योंकि अगर सुबह सहरी खाकर सुबह सुबह जिम जाऊँगा तो खाना सुबह ही हज़म हो जाएगा, तो पूरे दिन भूख और प्यास की शिद्दत सताएगी। तो इसलिए उसने सोचा था कि शाम के वक्त को ही मैं जिम ज्वाइन कर लेता हूँ। अब 11 साल का ये बच्चा था, इसे जिम का शौक़ था, इसलिए ये जिम गया हुआ था। परिवार वाले इसका इंतज़ार कर रहे थे। अब जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इफ्तार वाली जो अज़ान है वो 6:15, 6:16, 6:20 तक अभी हो रही है। तो ऑलमोस्ट अज़ान का वक्त हो जाता है। लेकिन ये जो लड़का था 13 साल का, ये अभी तक लौट कर नहीं आया था। जब ये लड़का लौट कर नहीं आता है तो उसके बाद में इस लड़के का जो भाई होता है वो अपने छोटे भाई का मोबाइल नंबर ट्राई करता है कि भाई कहाँ रह गए, अज़ान ऑलमोस्ट होने को है और तुम कहाँ रह गए। क्योंकि दोस्तों अगर देखा जाए तो रोज़े में अक्सर लोग शाम के 5, 5:30 बजे तक अपने सारे कामकाज निपटा लेते हैं और उसके बाद हर कोई सोचता है कि परिवार के साथ में बैठकर रोज़ा इफ्तार करने को मिल जाए तो इससे अच्छा और क्या होगा। इसलिए ये परिवार भी उस बच्चे का इंतज़ार कर रहा था कि बच्चा आ जाए, उसके बाद में अज़ान हो, सब परिवार के लोग जो हैं वो साथ में बैठकर रोज़ा इफ्तार हैं। लेकिन जब भाई फ़ोन अपने भाई का लगाता है, उस 13 साल के बच्चे का फ़ोन लगाता है, तो जो मोबाइल नंबर था, अब वो मोबाइल नंबर स्विच ऑफ बताता है। मोबाइल नंबर लगता नहीं है, बड़ा परेशान, क्या करूं, कहाँ जाऊं। लिहाजा उसके बाद में जो भाई था, अब इंतज़ार करते हैं कि अज़ान हो जाए। लेकिन अज़ान से पहले ही जो आस पड़ोस के लोग थे उनसे ये भाई जाकर पूछता है कि तुमने हमारे छोटे भाई जो 13 साल का है, जिम जाता है, उसको देखा है किसी ने? तो आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वो बताते हैं कि साहब हमने तो नहीं देखा।
लिहाजा उसके बाद में जिम का मोबाइल नंबर लिया जाता है, जिस जिम में वो जाता था उस लिए जिम में कांटेक्ट किया जाता है कि यहाँ पर वो आया था। तो जिम से बताया जाता है कि वो तो जिम करके जा चुका है, अभी तक घर क्यों नहीं पहुँचा। अब परिवार वाले अलग परेशान, कहाँ का रोज़ा, कहाँ का खाना, कहाँ का दाना, कहाँ का पानी। परिवार वाले उस बच्चे की तलाश करने लगते हैं। धीरे धीरे ये जो बात थी पूरे गांव के अंदर फैल जाती है। गांव के जो लोग थे वो भी बच्चे की तलाश करने लग जाते हैं। अब सबसे पहले उसके यार दोस्तों से, तमाम मिलने वालों से, या फिर वो कहीं पर खेलने जा सकता था, तमाम जगहों पर जाकर जो भाई थे और परिवार के अन्य सदस्य थे और मोहल्ले के अन्य लोग थे वो सब पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन उस बच्चे के बारे में कहीं पर भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। लिहाजा उसके बाद में तुरंत सब लोग इकट्ठा होकर उस जिम पर पहुंचते हैं। जिम पर जाने के बाद में पूछते हैं कि कितने समय आया था और किस समय यहाँ से निकल गया। तो जो जिम का मालिक होता है वो वही बताता है कि जिस समय वो आया था और जिस समय वो निकला था। इसके अलावा वो कहता है कि साहब मुझे कुछ और पता नहीं। लिहाजा उसके बाद में परिवार वाले परेशान होने लगते हैं। रात के 8-9 बजे का समय हो जाता है। 8-9 बजे के समय तक भी उस बच्चे का कोई पता नहीं था। अब दोस्तों ऑलमोस्ट सुबह होने को होती है, लेकिन बच्चे का कोई पता नहीं था। घर वाले बड़ा परेशान। दूसरे दिन सहरी का समय हो जाता है। अब कौन सहरी खाए, रोज़ा भी नहीं हफ्ते आ रहा है, बच्चा आया नहीं है। दोस्तों ऑलमोस्ट दूसरे दिन की सुबह हो जाती है, लेकिन बच्चे का कहीं पर भी कोई पता नहीं था। इसी बीच में एक शख्स दौड़ा दौड़ा भागा भागा इस बच्चे के परिवार वालों के पास आता है। वो कहता है कि गांव के बाहर जो कुआं है उस कुएं में कुछ पड़ा हुआ है। अब जैसे ही ये कहता है कि कुएं में कुछ पड़ा हुआ है तो लोग पूछते हैं कि क्या पड़ा हुआ है। तो बताता है कि उस कुएं के अंदर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, और जो शायद मुझे लगता है कि किसी लड़के की डेड बॉडी है। लिहाजा घर के लोग, बाकी के सारे लोग भागते हैं उस कुएं की तरफ। जब कुएं की तरफ भागते हैं तो जो डेड बॉडी थी उसे देखने के बाद में सब के सब सन्न रह जाते हैं, क्योंकि गांव से एक बच्चा गुम हुआ था और उसी गांव के कुएं के अंदर एक डेड बॉडी कपड़ों से शिनाख्त हो रही थी कि ये बच्चा वही है। लिहाजा वहीं से कोई व्यक्ति पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस भी जब इस तरीके की घटना के बारे में सुनती है, रमज़ान के महीने में मुस्लिम मोहल्ले में इस तरीके से घटना को अंजाम दे दिया गया, तो पुलिस भी इस मामले में थोड़ा सा एक तरीके से बहुत ज़्यादा सतर्क होती है, तुरंत मौके पर पहुंचती है। उसके बाद में स्थानीय लोगों की मदद से उस डेड बॉडी को बाहर निकाला जाता है। लेकिन दोस्तों जब डेड बॉडी को बाहर निकाला जाता है तो जितने भी लोग वहाँ पर थे सबकी रूह कांप जाती है। दरअसल इस डेड बॉडी के ऊपर न जाने अनगिनत कितनी चोटों के निशान थे। किसी धारदार हथियार को कई बार इसके शरीर में घोंपा गया था। लिहाजा वहाँ से जो पुलिस थी अब सबसे पहले उस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है। डेड बॉडी को कस्टडी में लेने के बाद में तुरंत उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अच्छा, मामला थोड़ा सा हाई प्रोफाइल हो रहा था, इसलिए पोस्टमार्टम भी बहुत जल्द ही हो जाता है। और जब पोस्टमार्टम होता है तो पोस्टमार्टम में जो चीज़ें देखने को मिलती हैं प्री मार्टम में, उसे देखने के बाद में हर कोई परेशान हो जाता है। दरअसल हैरान करने वाली जो चीज़ें आई थी वो ये थी कि इस 13 साल के बच्चे के जिस्म पर अनगिनत चोटों के निशान थे। इसके जिस्म पर नाखूनों से खरोंचे जाने के निशान थे, और इसके जिस्म पर धारदार हथियार से एक नहीं बल्कि 40 से 42 बार हमला किया गया था। 40 से 42 जख्म इसकी डेड बॉडी पे मिलते हैं। इस तरीके से टॉर्चर कर इस बच्चे की हत्या की गई थी। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी की जो बात यहाँ पर इंसानियत को शर्मसार करने वाली आई वो ये थी कि इस 13 साल के बच्चे के साथ में, इस लड़के के साथ में रेप किया गया था। अब पुलिस वाले इस पूरे मामले में बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं। इस तरीके का मामला इस पूरे इलाके में शायद ही पहला था, इसलिए पुलिस वाले घर वालों से पूछताछ करते हैं कि क्या कुछ हुआ था। अच्छा, घर वाले भी बेचारे वही बात बताते हैं कि इस तरीके से रोज़े से पहले वो जिम जाता था और हम सब लोग इंतज़ार कर रहे थे, आया नहीं, तो हमने फ़ोन लगाया, फ़ोन लगा नहीं। उसके बाद में ऐसा हुआ कि बड़ा परेशान हो गए, तो हमने गांव वालों की मदद से ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कहीं पर भी कोई पता नहीं चल पाया। तो पुलिस जो थी पूछती है घर वालों से कि तुम्हारी किसी से दुश्मनी, किसी से कोई रंजिश, या फिर तुम्हें किसी के ऊपर कोई शक हो। तो परिवार वाले कहते हैं कि एक शख्स है जिसका नाम है नज़र अली उर्फ हुसैन। वो सुबह के तकरीबन 7-8 बजे के आसपास हमारे पास आया था और उसने हमसे कहा था कि एक बार अपना व्हाट्सअप चेक कर लीजिए, हो सकता है कि आपके व्हाट्सअप पर कोई मैसेज आया हो। अब जब हमने व्हाट्सअप खोला था तो उस व्हाट्सअप के मैसेज में ये लिखा हुआ था कि तुम्हारा भाई हमारे कब्ज़े में है, और अगर तुम अपने भाई को ज़िंदा चाहते हो तो 5 से 6 बजे के आसपास तक तुम 10 लाख रुपए का इंतज़ाम कर लो। अब व्हाट्सएप पर मैसेज करने का क्या मतलब था, और मैसेज भी मेरे भाई के ही मोबाइल से आया था, और उसके बाद में शायद उस मोबाइल को फिर से स्विच ऑफ कर लिया गया। लिहाजा अब जो पुलिस थी तुरंत इस नज़र अली उर्फ हुसैन के पास पहुंचती है, और नज़र अली उर्फ हुसैन को तुरंत उठाया जाता है, इसकी तलाशी ली जाती है। तो जब इसकी तलाशी ली जाती है तो उस मृत लड़के का, जो 13 साल का लड़का था, उसका मोबाइल फ़ोन इसी के पास में मिलता है। मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ था। लिहाजा उसके बाद में पुलिस वाले इस नज़र अली उर्फ हुसैन से पूछताछ करती है कि बताओ कि तुमने उस 13 साल के बच्चे का
मर्डर क्यों किया, तुमने फिरौती मांगी थी तो उसका कत्ल क्यों किया, और कत्ल किया तो उसका रेप क्यों किया। जब ये सारी चीज़ें उस नज़र अली उर्फ हुसैन से पूछी जाती हैं तो नज़र अली उर्फ हुसैन पुलिस के सामने टूटता है, और टूटने के बाद में कहता है कि दरअसल इसी रमज़ान की बात है कि जब से ये रमज़ान शुरू हुए हैं, चूँकि नज़र अली उर्फ हुसैन की नई नई शादी हुई थी, अब नई नई शादी हुई हुई थी इसकी, तो इसके घर में जितने भी परिवार वाले लोग थे काफ़ी ज़्यादा धार्मिक थे, सब रोज़ा रखे हुए थे। इसकी जो पत्नी थी वो भी रोज़दार थी। तो ये अपनी पत्नी से रमज़ानों में शारीरिक संबंध बनाने की ज़िद करता है, लेकिन जो पत्नी होती है वो रोज़े के मुंह से शारीरिक संबंध बनाने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि रमज़ानों में शारीरिक संबंध नहीं बनाए जाते, और तुम रोज़े के मुंह से मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओगे, तुम्हें शर्म नहीं आती। लेकिन ये जो हैवान था नज़र अली उर्फ हुसैन, उसके बाद में अपने घर से निकलता है। घर से निकलने के बाद में इसका ही एक दोस्त होता है जिसका नाम अजहर उर्फ अज्जू होता है। जो अजहर उर्फ अज्जू होता है वो भी शादीशुदा था, और वो भी अपनी पत्नी से जब शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहता था तो उसकी पत्नी भी यही हवाला देती थी कि रमज़ान का महीना चल रहा है, रोज़े के मुंह से तुम्हारे साथ में कैसे शारीरिक संबंध बनाऊंगी, इसलिए वो भी इनकार कर देती है। तो नज़र अली और साथ के साथ अजहर ये दोनों ही अपनी पत्नी के इस रवैये से परेशान थे, इसलिए ये दोनों प्लानिंग कहते हैं कि 30 दिन तक रमज़ान चलेंगे। नई नई शादी हुई है, शारीरिक संबंधों के बिना, जिस्म की भूख के बिना, वासना के बिना कैसे रह सकते हैं। इसलिए ये दोनों प्लान बनाते हैं कि क्यों ना एक 13 साल का बच्चा जो जिम जाता है, जिसकी अजहर उर्फ अज्जू से दोस्ती भी है, उसको किडनैप किया जाए और उसका रेप किया जाए, उससे अपनी जिस्म की भूख भी मिटाई जाए। और चूँकि जो बच्चा है उसका परिवार काफ़ी ज़्यादा संपन्न परिवार है, तो उससे हम कुछ पैसों की भी डिमांड कर सकते हैं। और उसके बाद ये लोग वैसा ही करते हैं। ये लोग वैसा ही करते हैं। उस बच्चे का इफ्तारी के टाइम पर आने का होता है, और रास्ते में ही अजहर अली उर्फ जो अज्जू होता है ये 5 साढ़े 5 बजे के आसपास उसका इंतज़ार करने लगता है। जब वो लड़का आता है तो अजहर अली उर्फ अज्जू उसे रोकता है, कहता है कि भाई कहाँ जा रहे हो इतना जल्दी जल्दी में। तो जो बच्चा होता है वो कहता है कि देखो रोज़े का टाइम होने वाला है, घर वाले दस्तरखान लगा के इंतज़ार कर रहे होंगे, 5-6 मिनट का समय बचा है, मैं जा रहा हूँ, रोज़ा इफ्तार का टाइम हो रहा है, उसके बाद मिलूंगा नमाज वमाज पढ़ने के बाद में। लेकिन अजहर उर्फ अज्जू कहता है कि आज मैंने इफ्तारी का इंतज़ाम किया हुआ है। तो उधर वो लड़का कहता है कि मेरे परिवार वाले भी इंतज़ार कर रहे होंगे। लेकिन अजहर कहता है कि कोई बात नहीं है, तुम परिवार वालों को जाके बता देना कि मेरे दोस्त ने मुझे रोक लिया था और इफ्तारी करके चले जाना है। उसके बाद में जो बच्चा होता है अजहर उर्फ अज्जू के साथ में चला जाता है। गाँव से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर ये लोग जाते हैं, और वहाँ पर सुनसान जगह होती है। चूँकि मुस्लिम मोहल्ला था जो मैंने बताया, तो इफ्तारी के टाइम पर लोग अपने घरों में थे, कोई भी बाहर नहीं था। जब ये वहाँ पर पहुँचता है, वहाँ पर पहुँचने के बाद में अजहर उर्फ अज्जू से कहता है कि बताओ कहाँ है इफ्तारी का इंतज़ाम। तो उसी समय नज़र अली भी निकल के आ जाता है, और ये दोनों ही उस लड़के के ऊपर टूट जाते हैं। पहले उसके हाथ और पाँव को बांधा जाता है, उसके बाद में ये लोग उस बच्चे का बारी बारी से रेप करते हैं, और एक बार नहीं बल्कि अनगिनत बार ये उस बच्चे के साथ में रेप करते हैं। उस बच्चे को ब्लीडिंग होती है, दर्द से पीड़ा से वो कराह रहा होता है, और इसी दर्द में वो बेहोश हो जाता है। जब इस दर्द में वो बेहोश होता है तो अब ये दोनों थोड़ा सक पका जाते हैं। इन लोगों को लगता है कि हमने इस बच्चे के साथ में रेप किया, और इस बच्चे को अगर हम छोड़ देंगे तो ये बच्चा जाकर घर पे सारी बात बता देगा। अब चूंकि हमारी नई नई शादी भी हुई है तो हो सकता है कि शादियाँ भी टूट जाएँ और गाँव में बड़ा बदनामी हो जाएगी और फंसेंगे वो अलग। इसलिए ये लोग प्लान बनाते हैं कि कुछ ऐसा करो कि इस बच्चे को हम लोग निपटा दो, और उसके बाद में इसका परिवार संपन्न परिवार है तो उससे कुछ पैसों की भी डिमांड कर लेते हैं। उसके बाद में गला दबा कर ये उस बच्चे की हत्या करते हैं। इससे भी मन नहीं भरता है तो पास में ही एक सरिया पड़ा हुआ होता है, उस सरिया से अनगिनत बार उसके जिस्म पर वार करते हैं, और जब उसकी मौत हो जाती है तो उसकी डेड बॉडी को इसी अवस्था में कुएं के अंदर फेंक देते हैं। लेकिन उससे पहले उन्होंने उस बच्चे का मोबाइल फ़ोन ले लिया था, और फिंगर वाला लॉक था, तो उसका मोबाइल फ़ोन का लॉक खोल कर इन्होंने उसके भाई को मैसेज किया था कि तुम्हारा भाई हमारे कब्ज़े में है और शाम तक 10 लाख रुपए का इंतज़ाम कर दो। लेकिन दोस्तों इन लोगों को ये अंदाज़ा नहीं था कि ये जो मोबाइल है, ये मोबाइल फिंगर लॉक हो जाएगा और हम लोग डेड बॉडी को फेंक चुके होंगे, तो फिर हम मोबाइल खोलेंगे कैसे। लिहाजा मोबाइल लॉक हो जाता है। इधर उसके जो भाई था वो अपने भाई को ढूंढने में इतना ज़्यादा व्यस्त था कि उसने व्हाट्सएप का मैसेज ही नहीं देखा था। इधर ये लोग इस बात से महरूम थे कि इनका मोबाइल लॉक हो चुका है। इसलिए जो नज़र अली उर्फ हुसैन होता है ये उसके भाई के पास पहुंचता है, लड़के के पास में बिल्कुल अनजान होकर वो कहता है कि हो सकता है कि तुम्हारे पास व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आया हो। वो व्हाट्सएप खोलता है तो देखता है कि इस तरीके से। अब वो व्हाट्सएप पर रिप्लाई करता है तो उधर से कोई रिप्लाई आता नहीं है क्योंकि मोबाइल लॉक हो चुका था। अब इसी बीच में डेड बॉडी मिल जाती है। जब डेड बॉडी मिलती है बात पुलिस तक पहुंचती है और पुलिस को बताया जाता है कि नज़र अली ने इस तरीके से कहा था। इसलिए मोबाइल की लोकेशन जब ट्रैक की जाती है तो नज़र अली थोड़ा दूर पे ही होता है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके पास से मोबाइल बरामद होता है और उसके बाद में ये पूरा केस जो होता है वो खुल जाता है। लेकिन दोस्तों मैंने जैसे शुरुआत में कहा था कि शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप शिक्षा रखेंगे
चाहे वो दुनिया की शिक्षा हो या फिर आप जिस भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं उस धर्म की शिक्षा हो। तो अगर आप इस्लाम में हैं और रमज़ानों में अगर आप अपनी पत्नी के साथ में शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि रमज़ानों में इफ़्तार के बाद आप अपनी पत्नी के साथ में फ़िज़िकल हो सकते हैं, इंटीमेट हो सकते हैं। और सुबह जब सहरी खाई जाती है तो नमाज़ पढ़ने से पहले सहरी खाने के बाद भी आप नहा सकते हैं, उसके बाद अगले दिन रोज़ा रख सकते हैं। यानी पूरी रात आपकी होती है, आप अपनी पत्नी के साथ फ़िज़िकल हो सकते हैं, लेकिन आपके पास में इतनी नॉलेज होना चाहिए, आप पढ़े लिखे होना चाहिए। तो जाहिलियत में इस व्यक्ति ने, नज़र अली उर्फ़ हुसैन ने और इसका दोस्त अज़हर उर्फ़ अज्जू ने उस लड़के के साथ में ये किया। हालांकि इसने ये वजह बताई है पुलिस को, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है पुलिस इसमें पूरी छानबीन कर रही है। लेकिन दोस्तों, ऐसी कहानियों में हम किसे आखिर दोष दे सकते हैं? इंसान कब किस क्राइम का शिकार हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। उस मासूम से 13 साल के बच्चे को कुछ नहीं पता था, ना उसका कोई दोष था, वो तो बिल्कुल भी एक तरीके से अनजान था, ना उसके परिवार वालों का कोई दोष था। ना हम इसमें प्रशासन को दोष दे सकते हैं, ना पुलिस को दोष दे सकते हैं। इंसान की, जो मैंने आप लोगों को परसों वाली जो कहानी में बताया था कि हालात पर जो इंसान काबू पा लेता है वो इंसान क्राइम से बच जाता है। कोई भी व्यक्ति जन्मजात क्रिमिनल नहीं होता, बल्कि उसको जब कोई चांस मिलता है हैवानियत करने का तो वहीं पर उसे इंसान बनना पड़ता है। अगर वो हैवान बन जाता है तो फिर इस तरीके के क्राइम होते हैं। बहरहाल दोस्तों, आप लोग क्या कहना चाहते हैं? इन लोगों को किस तरीके से सज़ा मिलनी चाहिए एक मासूम के साथ में इस तरीके से दुराचार कर हत्या करने के बारे में कमेंट्स करके बताइएगा। बाकी कल के दिन आप लोगों के जो भी कुछ कमेंट्स थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों, जो कमेंट्स आए थे उसमें मंसूरी भाईजान हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई जी, आप जो लड़का था उसका ट्यूमर ऑपरेशन हुआ था, उसका क्या हाल है? तो मंसूरी भाईजान जी, उसकी जांच वगैरह हो गई थी, ऑपरेशन अभी हो नहीं पाया है। फ़िलहाल तो ठीक है, लेकिन जो सिचुएशन है उसकी वो लगातार क्रिटिकल बनती जा रही है और अब उसका जल्द ही ऑपरेशन होने वाला है। नितिन सिंघानिया हैं और ये लिखते हैं हार्ट बनाते हैं, बहुत शुक्रिया। एमडी कासिम हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई जी। तो एमडी कासिम जी वालेकुम सलाम जी। मोहम्मद जोरेज़ हैं, लिखते हैं कहानी सुनाने का अंदाज़ आपका बहुत अच्छा है। तो मोहम्मद जोरेज़ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उस्मान गुज्जर हैं, लिखते हैं वेरी नाइस एंड गुड स्टोरी सर। तो उस्मान गुज्जर जी आपका शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद में हसीबुल अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मेरे छोटे भाई, काफ़ी दर्दनाक कहानी है मेरे छोटे भाई, अल्लाह आपको अच्छा रखे मेरे भाई। तो हसीबुल अंसारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। नसीर अहमद हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिज़ भाई। तो नसीर अहमद जी वालेकुम सलाम। जावेद अंसारी हैं, लिखते हैं पता नहीं लोगों की मानसिकता कैसी हो गई है, कहानी अच्छी सुनाई है मलिक भाई, सलामत रहिए। तो जावेद अंसारी जी आपका शुक्रगुजार हूँ। माजिद अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई। तो लिखते हैं वालेकुम सलाम जी। लाइक अब्बास हैं, लिखते हैं भाई इस खबर में मीडिया नहीं बताता है, आपका शुक्रिया। तो लाइक अब्बास जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में साहिल खान हैं, लिखते हैं शाहबुद्दीन भाई मैं बिहार अररिया ज़िले से हूँ और अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा नाम शाहबुद्दीन नहीं है भाई, मेरा नाम शावेज़ मलिक है। खैर वालेकुम सलाम, आपका शुक्रिया। धीरज चौधरी हैं, लिखते हैं राम राम जी मलिक भाई। तो राम राम धीरज चौधरी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना बेशकीमती कमेंट्स किया, आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है, ये कमेंट्स है जयप्रकाश सिंह का। लिखते हैं नमस्कार शाबिर मलिक साहब, वीडियो भेजो अहमदाबाद गुजरात से एग्ज़ाम। तो नमस्कार जयप्रकाश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, रेणु सुनील त्यागी श्यानावरण शहर से। तो सुनील त्यागी आप दोनों पति पत्नी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नूर मोहम्मद अंसारी हैं, लिखते हैं भाई आप जिनको फुर्ता की कहानी जल्दी सुनाइए प्लीज़, मैं दुबई से सुनता हूँ। मेरे दोस्त आकाश आपकी कहानी की तारीफ़ करते हैं, वो बांग्लादेश के हैं और आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं। तो नूर मोहम्मद अंसारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उस्मान गुज्जर हैं, लिखते हैं मोहम्मद आमिन गुज्जर फ्रॉम फैसलाबाद पाकिस्तान से कहानी सुनते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। शाकिर हुसैन हैं, लिखते हैं ये स्टोरी आप थोड़ा लेट सुना रहे हैं भाई, कोई बात नहीं, लेकिन आपसे सुना तो अच्छा लगा। गोपालगंज से कहानी सुनते हैं भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर हुसैन जी। लाइक अब्बास गुलिस्तानाज बागपत यूपी से कहानी सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। रिजवान अंसारी हैं, लिखते हैं ऐसे दर्द होने से हिंदुस्तान का नाम ख़राब कर दिया मलिक भाई। तो रिजवान अंसारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ए चौधरी हैं, लिखते हैं ये क्या हो रहा है देशवासियों को, ये हमारे देश का कल्चर नहीं है। खामियाजा बेकसूर और बेबस बेगुनार ही भुगतेंगे। उसके बाद में मोहम्मद रहमतुल्लाह हैं जो हार्ट बनाते हैं भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों, ये कुछ बेशकीमती कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी और आप हमारी कहानियों से ये सीखते होंगे कि इंसान को क्राइम क्यों छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इंसान जिस बदनामी के डर से क्राइम के रास्ते पर चलता है, बाद में उसकी बदनामी भी होती है और वो क्राइम भी कर जाता है और पूरी ज़िंदगी जेल में भी गुजारता है। तो हमेशा मैं आप लोगों से कहता हूँ कि पहले तो अवैध संबंधों से बचना चाहिए, क्योंकि आजकल जो ज़्यादातर कत्ल हो रहे हैं, जो मर्डर हो रहे हैं, उसके पीछे रीज़न यही है कि इंसान वासना की आग में अंधा हो चुका है।
बाकी दोस्तों आप लोग जो भी कहना चाहें बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।